अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, व्लॉग की टाइमिंग बहुत कम है। कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा ख़बरें आपको एक ही व्लॉग में थोड़े से टाइम में बता दूँ, ताकि आपको अलग-अलग व्लॉग्स ना देखने पड़ें, एक ही व्लॉग में सारी ख़बरें आपको पता चल जाएँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको अता तारड़ के हवाले से बताना है। वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे जब उनके ऊपर फायरिंग की गई है, क्या तफ़सीलात हैं, और वो जो फायरिंग करने वाले अशख़ास हैं वो पकड़े गए हैं, उनकी क्या तफ़सीलात हैं, वो भी आज मैं आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा इमरान खान की बहन जो नौरीन नियाज़ी हैं, उन्होंने भी हाल ही में मोदी के हक़ में इसराइल के बारे में और हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके बारे में एक इंतहाई बेहुदा बयान दिया था। फाइनली एनसीसीआईए ने उनको जो है वो गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया। उसके बारे में बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पिछले दिनों शहदा की तज़हीक की थी और उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आज के व्लॉग में आपको बतानी है। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिशियन हैं जी दागी, यानी कि जावेद हाशमी, उनके बारे में वो अपनी फैमिली समेत जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं। उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हो गए हैं। अब क्या मामलात पेश आए हैं वो भी आज मैंने आपको बताना है। इसके साथ ही पेट्रोलियम प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस के ऊपर भी मैंने आपको थोड़ा बताना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं, कुछ ख़बरें कश्मीर से भी हैं। तो मतलब बहुत सारी तफ़सीलात हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली ख़बर से। तो चलिए सबसे पहले आज के ब्लॉग की पहली ख़बर आपके साथ जो शेयर करनी है वो बड़ी दुख भरी एक वाक़या पेश आया। शुक्र है इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में जनाब ये वाक़या पेश आया है। हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात, मैं बात कर रही हूँ अता तारड़ की, उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब जो है वो फायरिंग की गई और फिर हर तरफ जो है वो भगदड़ मची। और फिर सब लोगों ने इस चीज़ का मुतालबा किया कि अगर ये इंटेंशनली किया गया वाक़या है तो इस शख्स को गिरफ़्तार होना चाहिए। वैसे भी फायरिंग करने की तो इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइनली जनाब ये हुआ कि वो शख्स जो है वो गिरफ़्तार हुआ। उसकी जो तफ़सीलात हैं और जो ये वाक़या है एग्जैक्टली कैसे पेश आया, ये मैं सारी तफ़सीलात आपको बताती हूँ। सबसे पहले बताऊँ कि डिफेंस के अंदर लाहौर में ये वाक़या पेश आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के बिल्कुल करीब फायरिंग करने वाला जो शख्स है उसको फाइनली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि ये कार सवार नौजवान जो था ये वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था और फिर उसके बाद इसने ओवरटेक करते हुए फायरिंग की। नौजवान को असलहे समेत गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी जो थी उसको भी तहवील में ले लिया गया है। पुलिस का कहना यह है कि हवाई फायरिंग का ये जो वाक़या है ये असल में डराने के लिए, वो जो एक डिफेंस में आजकल आपको पता ही अमीरज़ादे बिगड़े हुए ये हरकतें करते ही हैं। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे जनाब बाइकिंग करते हैं, बाइक्स के ऊपर जो है ना वो ऐसी ऐसी आवाज़ें लगाई होती हैं कि इतना शोर होता है कि हर गाड़ी जो है ना अपने कानों में, मतलब वो लोग बेचारे बैठ जाएं उंगलियां दे के, फिर भी वो बाइक की आवाज़ें आती हैं। इसी तरह गाड़ियों वाले जो हैं वो एकदम से जो है ना वो ओवरटेक करके गुजर जाते हैं, एकदम से रेसिंग लगा लेते हैं, फिर दूसरे पीछे वाली गाड़ी को डराने के लिए एकदम से हवा के अंदर जो है वो हवाई फायरिंग करते हैं। तो ऐसा ही वाक़या जो है वो अता तारड़ की गाड़ी के साथ पेश आया, लेकिन शायद अब की बार वो इसलिए मार खा गया क्योंकि वो एक बासर शख्स की गाड़ी थी। फाइनली पुलिस का कहना यह है कि हवाई फायरिंग का वाक़या डिफेंस एक ही हदूद में पेश आया है, रात को पेश आया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी के कैमराज, अथॉरिटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, जिसके बाद फाइनली उसको गिरफ्तार किया गया। अता तारड़ जो है उन्होंने कहा कि अहले खाना के साथ यानी अपनी फैमिली के साथ मैं जा रहा था, गाड़ी ने बाईं जानिब से उनको क्रॉस किया, नौजवान ने 5 फायर किए, उन्होंने कार का पीछा किया और नाके के ऊपर जाकर उसकी इतला दी। और उसने अता तारड़ ने कहा कि उस शख्स ने मुझे टारगेट करके फायरिंग नहीं की, हवाई फायरिंग की थी और पुलिस वाक़े पर अपनी जो कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे जो लोग हैं वो इस कदर बिगड़ी हुई हरकतें क्यों करते हैं और ये कब बाज आएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर पैसा आ गया है तो आप ज़रा अपनी औकात में रहिए। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक और बड़ी अहम तरीन खबर देनी है और वो ये है कि अभी आपको याद होगा कि इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के मार्का हक़ को, पाकिस्तान का जो हमने जंग लड़ी, वो जंग जिसमें हमने भारत को धूल चटाई, जो पिछले साल वाक़या पेश आया, जहां पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस में उनका खात्मा करके रख दिया, पाकिस्तान ने उनको धूल चटाई, यहाँ तक कि वो भारत जो खुद अपने मुंह से नहीं मान रहा था कि उनके 6 तैयारे गिरे हैं, बाद में उनकी फ़िज़ाइया के जो सरबराह थे वो आए और उन्होंने आकर ख़ुद इस चीज़ को माना। और माना इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया जब इसको मान रही थी, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि पाकिस्तान ने उनका सत्यानाश करके रख दिया है। जब ट्रंप ने आके बयान दे दिया, और एक बार नहीं दिया, मुतादिद बार दिया, उसके बाद आके उनकी फ़िज़ाइया के सरबराह को ये बात माननी पड़ी। लेकिन जब माननी ही पड़ी तो आप अंदाज़ा ये कर लीजिए कि ऐसे
ऐसे में पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई ऐसी प्रॉक्सीज जो हमारे उस मार्का हक को, जो हमारे बिन्यानुल मरसूस को यानी झूठा करार दे दें। आप सोचें, सिर्फ एक इमरान खान को बचाने के लिए। ठीक है जी, इमरान खान हैं, वो एक लीडर हैं, वो आपकी नज़र में बहुत अच्छे हैं, वो एक पार्टी के सरबराह हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो इक़्तिदार में नहीं है तो आप हर एक को जो है ना उसमें रगड़ा देना शुरू कर दो। नौरीन नियाज़ी ने कहा कि जी ये तो मोदी ने हमारे जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनके साथ जो है फिक्स्ड मैच खेला था, अदरवाइज़ तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान जो है वो जंग जीत जाता। मतलब ऐसी ऐसी बातें की कि कहा कि जनाब ये तो आपस में उन्होंने तय किया हुआ था। अच्छा, मोदी ने ये तय किया हुआ था पाकिस्तान के साथ कि आप हमें जलील करें और ट्रंप हमारे ऊपर बयानात दें और हम खामोशी से बैठे रहें, या मोदी ने ये कहा था कि आप हमारे 6 जेट गिरा दें, हमारे तैयारे गिरा दें जो इतने महंगे हैं, और उसके बाद हम बोलेंगे तक नहीं। मतलब कमाल की बात कर दी है नौरीन नियाज़ी ने। तो अब फाइनली नौरीन नियाज़ी को रद्द-ए-अमल के तौर पे जनाब अब इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि NCCIA ने उनको तलब कर लिया है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि नौरीन नियाज़ी को 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद के अंदर तलब किया गया है। तफसीलात अगर मैं आपको थोड़ी सी बताऊं तो NCCIA की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक उन्होंने झूठे बयानात दिए हैं, तज़हीक की है, उन्होंने तौहीन आमेज़ जो तशहीर है वो की है, और अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश होने करने को कुछ भी नहीं है उनके पास। उसके बाद देखते हैं कि वही छापे पड़ते हैं, किस तरह से उनको गिरफ़्तार किया जाता है, या वन साइडेड जो उनके वारंट हैं गिरफ़्तारी वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था जब बानी PTI इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी जो है उन्होंने मार्का हक और फ़ौज के मतलब ये सारी बातचीत की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, इसीलिए ये मिली भगत के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। मतलब इसराइल तक का इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया। और हैरानकुन बात यह है कि जो शख्स खुद इसराइल वालों का दामाद है उसके बारे में बात नहीं की, बात कर दी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, दैट्स वाई पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है। तो ठीक है, अब आप लोगों ने बताना है कि नौरीन नियाज़ी जो है उनके खिलाफ ये जो फैसला हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो है कि केसेस पे केसेस काट दिए जाते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार तो किया नहीं जाता। गिरफ्तार किया जाता तो फिर छोड़ दिया जाता है, अगर नहीं भी छोड़ा जाता तो अदालतें इनको रिलीफ दे देती हैं। तो मैं तो अपना जो अदालती निज़ाम है उससे तो काफ़ी मेरा एतमाद जो है वो उठ गया है। लेकिन बहरहाल आप क्या सोचते हैं आप लोगों ने बताना है। मैं चलती हूँ आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। चलिए अब चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सीनियर सियासतदान हैं जी बागी नहीं, मैं बात कर रही हूँ सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब की। वैसे ये PTI का नाम दिया हुआ है, उन्होंने उनको दागी का नाम दिया था, लेकिन बहरहाल अब की बार उनके साथ फिर से कुछ बुरा हुआ है। वो इस तरह से कि सीनियर सियासतदान जो जावेद हाशमी हैं वो और उनके 2 दामाद, उनके खिलाफ मुबैना तौर पे बिजली चोरी के इल्ज़ाम में मुकदमात जो हैं वो फाइनली दर्ज हो गए हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले भी इस तरह के मुकदमात का उनको सामना करना पड़ा था, जिसमें जो जावेद हाशमी है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को बहुत जनाब उसमें रगड़ा दिया था, बहुत उन्होंने तनकीद की थी, और उन्होंने कहा था कि कोई बिजली चोरी नहीं की और मेरे दामाद को पकड़ के ले गए हैं और ये हो गया है और वो हो गया है। लेकिन अब की बार दोबारा से उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कहती है कि तीनों के खिलाफ जो थाना मखदूम रशीद है वहाँ पर अलग अलग मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और पेप्को तर्जुमान का कहना है कि मुख्तलिफ मुकदमात पर कार्रवाइयों के दौरान बिजली चोरी जो है वो पकड़ी गई है, जहां मुल्ज़िमान मुबैना तौर पे डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। और तर्जुमान के मुताबिक कहना यह है कि कार्रवाई के दौरान बिजली के मीटर कब्जे में ले लिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। जावेद हाशमी के घर की बिजली जो है वो हफ्ते की शाम को काट दी गई थी, और अब वो जो जावेद हाशमी है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझसे तो बदला लिया जा रहा है क्योंकि मैं एक सियासतदान हूँ, जबकि पुलिस ये कहती है कि जनाब वो डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखना यह है कि ये केस आगे कहाँ क्या रुख इख्तियार किया, तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलते हैं अगली खबर पर। बात कर लेते हैं उस फैसले के ऊपर जो फैसला गवर्नमेंट ने अवाम के दबाव की वजह से कर तो लिया है, लेकिन उस फैसले से पहले भी हुकूमत के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, और अब फैसले के बाद भी शायद उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। यानी कि लोग ना इस हाल में खुश हैं ना उस हाल में खुश हैं। पहले हमारे जो अवाम है उनका इस बात के ऊपर एतराज़ था कि गवर्नमेंट आए रोज़ पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है उनको बढ़ा देती है। अवाम का जो एतराज़ था वो बड़ा जायज़ था। वो क्या था ज़रा वो सुन लीजिएगा। अवाम ये कहते थे कि जनाब जैसे ही पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का झगड़ा शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है, मुल्की हालात ख़राब होते हैं, तो सबसे पहले उसका असर पाकिस्तान पे आता है, और फ़ौरन से पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसका फ़ैसला करते हुए क्या करती है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनको बढ़ा देती है।
पिछले 4 माह से हमारे अवाम इस चक्की में पिस रहे थे। आपको पता ही है कि ईरान अमेरिका की जो जंग हो रही थी, उसमें सबसे पहले पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ा दी जाती थी। लेकिन पिछले दिनों ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब लोगों को इस बात का गिला था कि जब पाकिस्तान ने मुआहिदा करवा दिया था, अभी तो फिर से जंग शुरू हो गई है, लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान ने मुआहिदा करवा दिया था, तो लोगों का एतराज़ ये था कि मुआहिदा हो जाने के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम प्राइसेस कम नहीं कर रहा। उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था हमारे वज़ीर ख़ज़ाना को और वज़ीर पेट्रोलियम को, और कहा गया था कि ये दोनों भाई अब कहाँ गायब हो गए हैं जो कहते थे कि सबसे पहले हम आवाम को फ़ायदा देंगे। तो लोगों की इस तनकीद से तंग आके फाइनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक नया फ़ैसला किया है। फ़ैसला गवर्नमेंट ने ये किया कि पहले हम 15 दिन के बाद जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनको रिवाइज़ करते थे, अब हम डेली बेसिस पे जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनको रिवाइज़ किया करेंगे। आलमी मार्केट के अंदर जो भी पेट्रोल की प्राइस होगी वही प्राइस पाकिस्तान में भी होगी और डेली बेसिस पे इसको चेंज किया जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे जो पेट्रोलियम के वज़ीर थे, उनका कहना ये भी था कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं, जब वो ईरान वॉर हो रही थी उस दौरान जो लेवी थी उससे कम लेवी अब रखी गई है, ज़्यादा लेवी नहीं रखी गई। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जनाब गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमने मुस्बत और शफाफ कदम जो है वो उठा लिया, जिससे आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पे आवाम तक पहुंच सकेगा। लेकिन अब इस पे पेट्रोलियम के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में उसकी डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर आके जनाब शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हम तो जनाब हड़ताल कर देंगे, डेली बेसिस पे हम पेट्रोलियम की प्राइसेस को नहीं देखेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ऊपर से अवाम भी इसके ऊपर तनकीद का गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, इस उतार चढ़ाव का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया है कि डेली बेसिस पे पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं उनको देखा जाएगा। वैसे अगर मुझसे पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि 15 दिन के बजाय ना 5 दिन के बाद रिवाइज़ होनी चाहिए थी, या 1 हफ़्ते के बाद रिवाइज़ हो सकती थी, 5 दिन भी ठीक थे। डेली बेसिस पे मुझे लगता है कि काफ़ी क्योस होगा। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। हम चलते हैं अगली खबर पे। अब मैंने आपकी तवज्जो थोड़ी सी मबजूल करानी है। ये डॉन, आपको पता है, पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है और इसमें बड़े मुअज़्ज़ज़ीन जो हैं वो अपने अपने कॉलम्स लिखते हैं। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े अखबारात का सहारा लेकर जो किसी की प्रॉक्सीज़ बने होते हैं, उससे मुल्क दुश्मनी में जो इजाफा होता है और अपनी ऐसी तहरीरें लिखकर जो मुल्क दुश्मनी है उसको फैलाई जाती है, और इतने बड़े इदारे जो हैं उसका नोटिस भी नहीं कर पाते, या अगर नोटिस कर भी पाते हैं तो शायद वो आराम से उसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये जनाब डॉन अखबार में पढ़ रही थी, आपको पता है ये सारा दिन मेरा काम रिसर्च का होता है, तो ये डेस्टिनेशन पाकिस्तान के नाम से इन्होंने जनाब अपना एक कॉलम लिखा है, और ये मोहतरम हैं आमिर राना। ये एक सहाफ़ी हैं जो बहुत मुश्किल से बेचारे उर्दू बोल सकते हैं। सारी बात है, हम सब पंजाबी रीजन के हैं, पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, और पंजाबियत को हमारे अंदर इतनी रची बसी है कि हर बंदा इतनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकता, और उनमें से आमिर राना जो हैं उनका भी एक शुमार होता है जो अंग्रेज़ी मुश्किल से समझते हैं, तो लिखना और पढ़ना तो दूर की बात है। अब मज़ेदार बात ये थी, मेरे लिए हैरानकुन बात थी ये थी कि डॉन जैसे अंग्रेज़ी अखबार के लिए इन्होंने अपना अंग्रेज़ी में कॉलम लिखा, और वो कॉलम देखने के बाद मैंने जब उसको ग्रॉक से या चैट जीपीटी से या और भी कुछ वेबसाइट्स पे या मैंने इधर उधर डाल के देखा, मैंने कहा चेक करूं कि भाई ये ओरिजिनल है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये लिखवाया गया है। ये पूरी तरह से एआई भी नहीं है, ये किसी के एजेंडे पे किसी की प्रॉक्सी बन के इस्तेमाल किया गया है। आमिर राना के मज़ामीन जो हैं उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो साफ़ तौर पे पता चलता है कि वो किसी गैर मुल्की एजेंडे के तहत लिखे गए हैं। अब मैं आमिर राना को तो नहीं कह रही, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि इस तरह के बहुत नाम नहाद सहाफ़ी हैं जिनको डेली बेसिस पे व्हाट्सएप के ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स आते हैं और वो उसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का खाते हैं, कम से कम वो एक पॉलिसी तो बना लें कि हमने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। लेकिन बात यह है कि अगर वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे, और पैसों के लिए वो किसी गोरे ने कहा था ना एक मरतबा के पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा था ऐसा कहा पाकिस्तानियों के बारे में। लेकिन इस तरह के लोगों को देखकर मुझे वो मिसाल जो है वो बिल्कुल सादिक लगती है कि वाकई पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी नहीं, कुछ पाकिस्तानी वाकई अपनी माँ बेच देते हैं। तो बहरहाल डॉन जैसा जो बावकार इदारा है, मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई वो किस तरह के लोगों से कॉलम्स लिखवा रहे हैं, जिनको बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो उनको कह रहे हैं कि जनाब हमें कॉलम लिख के दें, और आप भी उनको पे कर रहे हैं और वो किसी और से पैसे लेकर आपको जो है वो लिखी लिखाई तहरीर जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कश्मीर में जिन लोगों ने हालात ख़राब किए हुए हैं, ये ज़रा देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको कश्मीर अपडेट्स के नाम से एक ट्वीट नज़र आएगा। उन्होंने लिखा है कि जी अहम फैसले मुतवक्के हैं, कल अदम तंजीम नहीं, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शेड्यूल 4 समेत तमाम पाबंदियां ख़त्म, तमाम मुकदमात वापस, तमाम फोर्सेस
तो मैं आपको बता दूं, मैं पूरा पढ़ना भी नहीं चाहती। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन शॉट ले लें, खुद ही पढ़ लें। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनाब ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और इस तरह की खबरों के ऊपर आप बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। अब चलते हैं जी अगली खबर पे। तो अगली खबर है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। आपको पता ही है कि जब से उन्होंने शहदा के बारे में तज़हीक आमेज़ रवैया और बयान दिया है, उस वक्त से पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के लोग उनके ऊपर जो है ना, वो, मैं अब थू थू का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती, चलो मैं एग्जाम्प्ट करती हूँ, लेकिन लोग उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो दीनी हलकों में बतदरीज अपनी सियासी और अखलाकी हिमायत जो है वो अब खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहदाए पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हवाले से जो मनसूब हालिया बयान उन्होंने दिए थे, उसके बाद दीनी मदारिस जो है उनके वफाक या मुमताज़ जो मजहबी क़यादत है उनकी जानिब से उनके हक़ में कोई नुमाया आवाज़ सामने नहीं आए। तमाम उलमाए किराम ने उनके मजम्मत की है कि उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इसके बरक्स कराची में मुख्तलिफ मदारिस जो हैं, बोर्ड्स के नुमाइंदों ने शहदाए पाकिस्तान, उनके अहले खाना और पाक फ़ौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया है। मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान के लिए इतना ही काफ़ी है और उनको समझ आ गई होगी कि भाई तनकीद करें आप जिस पे मर्ज़ी करें, लेकिन आप उसमें हमारे शहदा को, हमारी कुर्बानियों को, उन चीज़ों को डाल के लोगों को आप गुमराह मत करें। मुख्तलिफ दीनी और सियासी जमातों की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के बयान की बाकायदा तौर पर मजम्मत आना बहुत कमाल की बात है कि भाई जो भी गलत बात करेगा आप उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान को अपने रवायती मजहबी हल्के में भी मज़ीद तनहा कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से मौलाना साहब, माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर आप इस पे शर्मिंदगी का इजहार कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपका कद और भी बड़ा हो जाएगा, और अगर आप नहीं करते तो वो तो फिर आप एक्सपोज हो ही चुके हैं। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का व्लॉग। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।